हेलो नमस्कार, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान एक भिखारिस्तान की प्रोसेस में कैसे तब्दील हुआ और ये इसके लिए पाकिस्तान ने कितनी दिन प्रतिदिन मेहनत करी है इस प्रोसेस के प्रति। एक टाइम था जब पाकिस्तान को ये कहा जाता था कि ये एशियन टाइगर के रूप में उभरेगा 20th सेंचुरी में या 1960s में। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी काफ़ी अच्छी चल रही थी, उनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी था, उनके लोग एजुकेटेड भी थे, यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी थी वहाँ पे। और अब पाकिस्तान एक हेल होल बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सोमालिया से भी नीचे चला जाएगा पाकिस्तान। सो आज हम ये बात करेंगे कि ये एक तरह से इतनी मेहनत पाकिस्तान ने करी कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इस प्रोसीजर में क्या क्या पाकिस्तान ने ऐसे काम किए जो दूसरे कंट्रीज ने नहीं किए, जैसे जो दूसरे एशियन टाइगर्स जिनको बोलते थे 20th सेंचुरी में, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान एंड सिंगापुर। ये आप आर्टिकल दिखाते हैं आपको। ये पाकिस्तान की वेबसाइट का ये आर्टिकल है, डेली टाइम्स का, लेकिन थोड़ा पुराना आर्टिकल है, बट इट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट टू दिस टॉपिक। सो कैन पाकिस्तान बिकम एन एशियन टाइगर। अब इसके लिए एक पाकिस्तान के ऑथर हैं नदीम उल हक। इन्होंने एक फैंटेसी टेल लिखी है, बुक लुकिंग बैक हाउ पाकिस्तान बिकेम एन एशियन टाइगर बाय 2050। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने से। बाकी ये जो एक क्रिटिकल रिव्यू है डेली टाइम्स .pk का, इसको हम देखते हैं थोड़ा। इन द अर्ली 1960s पाकिस्तान वॉज पोइज्ड टू बिकम एन एशियन टाइगर. इट वॉज इन द टेक ऑफ स्टेज. वाई डिड द रॉकेट फिजल आउट ऑन द लॉन्च पैड. तो पाकिस्तान के पास कोई स्पेस प्रोग्राम तो है नहीं, रॉकेट कहाँ से आएगा। ऐसा लगता है ये जब हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला रॉकेट यूज़ किया होगा पाकिस्तान ने, इसलिए वो फिजल आउट हो गया। द 1965 वॉर विद इंडिया वॉज वन फैक्टर, द इंक्रीजिंगली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड द राइज ऑफ 22 फैमिलीज वॉज अनदर। सो जो 1965 की लड़ाई पाकिस्तान ने करी थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर, और ये एक तरह से ये था कि इनको 1962 में इंडिया की डिफीट को देख के पाकिस्तान के मुंह में पानी आ गया था कि नहीं नहीं, हम तो इंडिया को हरा देंगे, और इंडिया हमारे से हम एक पाकिस्तानी सिपाही 20 इंडियंस के बराबर है, तो पिट गए 1965 में बिना बात पे। इन द एनसुइंग इकोनॉमिक अपहेवल वन जनरल ओवरथ्रू अनदर and then proceeded to blunder into the 1971 war with India, which saw the breakup of the country less than a quarter century into its existence. कि देश बने कुछ टाइम भी नहीं हुआ था और दो टुकड़ों में बंटवा लिया अपना। तो ये पाकिस्तान की स्टोरी है कि एक जनरल दूसरे जनरल को उड़ा रहा है, जनरल प्रेसिडेंट को उड़ा रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर को उड़ा रहा है, और सबकी असैसिनेशन हुई है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है पाकिस्तान में। सो 1971 वॉर में जब इन्होंने सरेंडर किया 99,000 ने, तो ये इस एक बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजेशन वाली बात थी कि अब तो इंडिया में कच्चा चबा जाएगा, इंडिया में छोड़ेगा नहीं। ए डीमोरलाइज्ड आर्मी इंस्टॉल्ड ए पॉपुलिस्ट लीडर एट द हेम, ये भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। इससे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर था। He engaged in a large-scale program of nationalization that ruined the economy, giving the army the perfect excuse to seize power yet again. तो नेशनलाइजेशन जो होता है कि प्राइवेट एसेट्स को सरकार एक तरह से अपने अंडर ले लेती है और उनको जो रेट ठीक लगता है वो दे देती है। तो ये भी इन्होंने इंडिया की नकल करके किया था नेशनलाइजेशन। सब कंट्रीज़ में नेशनलाइजेशन कामयाब नहीं होता। नेशनलाइजेशन के साथ साथ आपको बहुत सारी और रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं, लैंड रिफॉर्म्स जैसे कि, वो पाकिस्तान ने कभी करी नहीं। पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों के पास लैंड ही नहीं है। देन केम द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979. ऑन द आर्मीज वॉच फंडामेंटलिज्म वॉज डिक्लेयर्ड ए वर्च्यू एंड प्रोपेगेटेड. द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट सॉट टू मेक द कंट्री स्ट्रॉन्गर बाय इम्पोजिंग ए स्ट्रिंजेंट मोरल कोड. Alas, it yielded the bitter fruit of terrorism, which messed up the quality of life and scared off foreign investment, international cricket and tourism. ये चीज़ें आई कैसे हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने आई थिंक 4 या 5 जनरल को सुपरसीड करके और वो लेके आए थे जनरल को, जिया उल हक को, कि ये तो मेरे जूते के नीचे रहेगा हमेशा और मैं इसे जो भी चाहूँगा वो करवाऊँगा। ये रिलीजियसली इंक्लाइंड भी है और ये मेरी उसमें पॉलिटिकल उसमें दखलंदाजी भी नहीं करेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या सोचना था कि मैं आर्मी की जो सुप्रीमेसी है उसको ब्यूरोक्रेसी की सुप्रीमेसी से रिप्लेस करूँगा और
इसलिए मैं एक वीक जनरल को लेके आ रहा हूँ, और उसी वीक जनरल ने उसको फांसी पे टांग दिया। जैसे एक इनकी ये बताते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, कि ये एक इंटरव्यू दे रहे थे किसी को, पत्रकार को। सो इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उनको ये बताया था कि वो पत्रकार ये पूछ रहे थे कि उस टाइम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो जेल में थे, कैद थे, और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो ये कह रहे थे कि क्या आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माफ़ कर देंगे, या फिर ऐसा आप एक बवंडर होने से बचा पाएंगे। तो उसने कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि देखो भाई, ऐसा है, दो कब्र खुदी हुई हैं, नहीं एक कब्र खुदी हुई है, या तो उसमें मैं लेटूंगा या भुट्टो लेटेगा। तो मेरा तो कोई मूड है नहीं लेटने का, तो भुट्टो ही लेटेगा। तो ये ऐसे भुट्टो को टांगा गया था फांसी पे। और जियाउल हक ने आते ही एक्सट्रीमिज़म का और रिलीजियस कल्ट को हर लाइफ के हर पहलू में घुसा दिया। उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए, आर्मी की डॉक्ट्रिन में बदलाव किए, और एक तरह से ओवरऑल कल्चर में बदलाव किया। जो उसकी जियाउल हक की जो लाइन फेमस है वो ये है कि अगर हमारे पाकिस्तानियों की एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, एक इस्लामिक आइडेंटिटी नहीं है, तो हम क्या हैं, सेकंड रेट इंडियंस। तो ऑब्वियसली सेकंड रेट इंडियंस हैं, इसलिए तो भूखे मर रहे हैं। इसके बाद जो सोवियत में इन्होंने एक तरह से चीप मनी मिली इनको यूएस के उससे, और पैसा ये खा गए, लड़े इनकी तरफ से तालिबान वाले, और उससे एक बार जब आप रेडिकलाइज कर देते हो इतने लोगों को, तो उनको ये हो जाता है अब मैं जो 6वीं सदी है मैं वहीं पे लेके जाऊंगा सारी चीज़ों को, कि असली जन्नत वही है, वो जन्नत में लेके जाना है मुझे हर चीज़ को, तो मेडिवल टाइम्स में लेके जाऊंगा मैं उनको। तो अब इससे आप कभी भी पार नहीं पा सकते इस आइडियोलॉजी से। इन द मीन टाइम, कंट्रीज दैट हैड लैग्ड बिहाइंड पाकिस्तान टर्न इनटू एशियन टाइगर्स। द फर्स्ट वंस वर कोरिया एंड ताइवान, देन हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर एंड इवेंचुअली चाइना। कि ये सारे कंट्री एक तरह से उस टाइम पे पाकिस्तान से पीछे थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ बहुत ख़राब थी, नेचुरल रिसोर्स थे नहीं इन कंट्रीज़ में, कोरिया ताइवान में, इनमें। लेकिन उन्होंने चीप कंज्यूमर गुड्स के एक्सपोर्ट पे अपनी इकोनॉमी स्थापित करी। पाकिस्तान ने कहा हम तो नवाब हैं, नवाब थोड़ी काम करते हैं, नवाब तो ऐश मारते हैं, हमारी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है कि सब आएंगे हमारे पास। अल्लाह की हमें हमारे ऊपर मेहर है स्पेशल, इसलिए तो पाकिस्तान को बनाया है अल्लाह ने। अल्लाह ने थोड़ी बनाया भाई, अंग्रेज़ों ने बनाया तुम्हें, अल्लाह कोई रोल नहीं है उसमें, अल्लाह को दोष मत दो। At one stage or another, each of these countries was governed by the military. Some Pakistani analysts thought that military rule was the sine qua non of attaining tigerhood. तो चूर्ण तो पाकिस्तान की खाने की आदत रही है स्टार्टिंग से, क्यों फ्री में देश मिल गया इतना बड़ा गवर्न करने के लिए, इतना बड़ा खून चूसने के लिए जमींदारों को। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सारे जो भी टाइगर थे, एशियन टाइगर थे, उनमें पहले मिलिट्री लीडरशिप रही है। वो मिलिट्री लीडरशिप लेकिन चूर्ण नहीं खिलाती थी ना अपनी जनता को, और वो मेन फर्टाइल लैंड पे कब्जा करके भी नहीं बैठी थी। बट पाकिस्तान हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू 4 बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल, कि 4 मिलिट्री डिक्टेटर आ चुके थे, उसके बाद भी टाइगर पढ़ने का तो सपना पूरा नहीं हुआ। टाइगर तो होते ही नहीं पाकिस्तान में, टाइगर कहाँ से लाएंगे ये। द की इंग्रेडिएंट दैट सेपरेटेड पाकिस्तान डिक्टेटर्स फ्रॉम द एशियन डिक्टेटर्स वॉज दैट द लेटर नेवर फॉट वॉर्स विद देयर नेबर्स। कि जो एशियन डिक्टेटर थे सिंगापुर के, जैसे ली क्वान यू थे, और ताइवान में चियांग काई शेक थे, और इनमें कोरिया में भी थे आई थिंक। सो इन्होंने कभी भी अपने नेबर से लड़ाई नहीं करी, और पाकिस्तान ने तो कहा हम तो एक जंगजू कौम है, हमारे से तो इंडिया बच नहीं सकता, इंडिया को हम बर्बाद कर देंगे। और आज देखिए क्या हालात हैं पाकिस्तान के। क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी ही एंटी इंडिया है, आपकी खुद की आइडेंटिटी ही नहीं है, आप जो भी चीज़ इनवर्स ऑफ इंडिया है वो पाकिस्तान है, तो ऐसे देश थोड़ी चलता है कि जब तक इंडिया से दुश्मनी रहेगी तब तक चलेगा ये। जब इंडिया के पास ज़्यादा पावर हो गई है अब, तो ये मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो अब डिप्रेशन में चला गया है पूरा कंट्री एक तरह से। They had learned early in their evolution that it was best to coexist with the neighbors and trade with them. लेकिन काफिर के साथ कैसे ट्रेड करेगा पाकिस्तान। आप ये भी तो देखिए कि जो इंडिया से ट्रेड करने में प्रॉब्लम भी तो होती है ना, कि इंडिया कश्मीर में ये कर रहा है, कश्मीर में ये कर दिया है इंडिया ने, और हम कश्मीर के असली वारिस हैं, और कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये और वो। भूख थोड़ी बचेगी उससे। अब हम एक आपको आर्टिकल दिखाते हैं
ये बिल्कुल रिसेंटली पब्लिश हुआ है जनवरी 14 को पाकिस्तान के ही न्यूज़पेपर में, डॉन में। और ये आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने। इन्होंने लिखा है डेट रीपेमेंट प्रॉब्लम पे। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ये रीसेंट थे, बिल्कुल अभी पिछले साल ही, ये आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक रहे हैं। और इसके बाद ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इसको हटा के अपने समधी को ले आई कि नहीं नहीं अब तुम्हारा काम तो पूरा हो गया, तुमने आते इससे मिफ्ता इस्माइल से इन्होंने मेन काम करवा लिए। पेट्रोल के रेट बढ़वा दिए, आटे का रेट बढ़वा दिया, और जो भी सब्सिडी थी वो ख़त्म करवा दी। तो सारा जो कचरा था ना वो इससे साफ़ करवा लिया। अब माल बनाने के लिए उसको ले आए हैं इसाक दर को। तो आर्टिकल पढ़ते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन की एक लिमिट है जो आर्टिकल लिख रहा है ये। अब एक तरह से एंटी पाकिस्तान आर्टिकल लिख रहा है काफ़ी। पाकिस्तान ओज द वर्ल्ड अबाउट $100 बिलियन, $120 बिलियन है भाई, एंड हैज़ टू रीपे $21 बिलियन टू, ये 21 खा गया ये टू फॉरेन लेंडर्स during the current fiscal year, and during the next 3 years it will have to return similar or larger amounts each year totaling about $70 billion. ये कह रहे हैं कि हर साल इनको $21 बिलियन देने हैं। टोटल फॉरेन रिजर्व आजकल कितने रह गए इनके, 4.3 या 4.5 इतने रह गए हैं। कुछ डॉलर कमा रहे नहीं है। जो फॉरेन रेमिटेंस जो भी आती थी वो बहुत कमा रही है, वो वहीं रख ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये खा जाएंगे सारा कि अगर कोई डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज करता है तो वो सबसे वर्थलेस काम कर रहा है एक तरह से। सो व्हाट हैपन्स फ्रॉम 4 years फ्रॉम नाउ, विल वी हैव रीपेड अबाउट $90 बिलियन टू आवर क्रेडिटर्स एंड ओ ओनली $10 बिलियन? अनफॉर्चुनेटली नो, वी हैव नो रिसोर्सेज टू रीपे आवर लेंडर्स, वी विल जस्ट हैव टू ट्राई टू बोरो फ्रॉम वन क्रेडिटर टू पे ऑफ अनदर। यही पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि हम एक जंगजू कौम है, हम इसको उससे लड़ा देंगे, हम उसको उससे लड़ा देंगे। लालाजी मेंटेलिटी रही है कि हम काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों का जो एक तरह से ये होता है ना कि बचा हुआ खुरचन, वो खाने के लिए पाकिस्तान सबसे आगे पहुंच जाता है कि मालिक कुछ बच गया हो तो हमें भी दे दो। तो पहले तो एक यूएसए की रोबस्ट इकोनॉमी थी और उनका ओवरऑल जो वर्ल्ड इस पे ट्रेड पे और जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब रिलेटिव पावर जो है यूएस की वो इतनी नहीं रही है कि वो पाकिस्तान को पाल सके। और फिर पाकिस्तान की पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ी है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आज़ाद तो क्या हुआ था, इसको बनाया गया था एक गिफ्ट के तौर पे इनको। उस टाइम इनकी आई थिंक 4 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। अब इनकी पॉपुलेशन 22 करोड़ है, नियर अबाउट 6 गुना बढ़ गई है पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन यूएसए की है, तो यूएसए एक दूसरे यूएसए को क्यों पालेगा? पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल सेक्टर का एग्री प्रधान देश होता था एक तरह से, कृषि प्रधान देश, कि ये एक्सपोर्ट करते थे काफ़ी सारी व्हीट और क्रॉप्स को। लेकिन अब उसी चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास खुद का खाने का ये भी नहीं है। 10% या 15% के आसपास ये अपना जो ग्रेन्स है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। Hence, 4 years from now, we will have to repay the world more than $21 billion we have to pay this year. कि ये क्या कह रहे हैं कि जो $21 बिलियन है वो तो है नहीं हमारे पास, उसको पे करने के लिए किसी और से पैसा लेना पड़ेगा, किसी और से पैसा लेना पड़ेगा, किसी और से पैसा लेना पड़ेगा। तो ये पैसा मांगते मांगते पूरे वर्ल्ड में घूम गए हैं। अब सब ये कह रहे हैं भाई वो पुराने पैसे कब दोगे तुम, नए मांगने आगे तुम भिखारी हो। हर कंट्री अब पाकिस्तान को एक भिखारी की नज़रों से देख रहा है कि कब सुधरोगे तुम, कब तुम अपने औकात से ज़्यादा खर्चा करना कम करोगे या रोकोगे। इनका क्या है कि अंधा बजट है पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की आईएसआई का। आईएसआई इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलाने के लिए पैसा ऐंठती है, आर्मी को मिलिट्री पैरिटी बनाए रखनी है इंडिया से। इंडिया की जीडीपी और पाकिस्तान की जीडीपी में कोई वही नहीं है कि, तो इंडिया आराम से खर्चा कर पा रहा है, पाकिस्तान की बस की नहीं है। Therefore, Pakistan will continue to slide more and more into debt unless we'll try a novel idea, export more and run a current account surplus. पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? गधे। तो कितने गधे एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान? और फ्यूचर में कोई चांस नहीं है कि गधों के रेट बढ़ेंगे। तो ये मतलब कभी कभी पाकिस्तानी ऐसी बातें करते हैं जैसे कल ही पाकिस्तान में एक ऑप्टिमिस्टिक और ये आ जाएगा, मसीहा आएगा कोई। भाई तुम्हारा कोई मसीहा नहीं आना। मैं बताता हूँ नॉवल आइडिया क्या है पाकिस्तान का डेप्ट कम करने का। तुम
टुकड़े करवाओ अपने, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तभी तुम्हारा डेप्ट माफ़ होगा. Then and only then we will be able to pay back the world without borrowing from someone. But until then we are in a tight spot. तुम टाइट स्पॉट में ही रहोगे और वर्ल्ड को पता है तुम पैसे नहीं देने वाले, तो कोई तुमसे मांग भी नहीं रहा, सबको तुम्हारे गुलामी करवानी है अब. To understand how we got to this predicament, let's back up a bit. When Pakistan became part of the war against Al-Qaeda and their Afghan Taliban protectors, much of our external debt owed to the West was written off. कि उस टाइम तो खैरात मिल गई थी कि भाई जितना लोन था अमेरिका ने इनको माफ़ कर दिया कि नहीं नहीं पाकिस्तान तो हमारा मेजर एलाई है और सोवियत्स के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान सबसे आगे है, इन्होंने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं. वाइट हाउस में तक को बुलाया था तालिबान वालों को, इन्होंने वाइट हाउस में ले जाके सम्मानित किया था हक्कानियों को और इनको. तो ऐसा नहीं है कि यूएस ने कोई दूध का धुला हुआ है यूएस. सो जो फल बोया वो काटे दोगा अब. और पाकिस्तान के पास इनके ऐसे ऐसे सीक्रेट हैं कि अगर उजागर कर देगा तो इनकी डुअलिटी बाहर आ जाएगी. इनकी अपनी खुद की जनता को फेस नहीं कर पाएंगे यूएस वाले, इन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं. सो वी वर लेफ्ट विद कंसिडरेबली रिड्यूस्ड डेप्ट रिपेमेंट्स एंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स श्रैंक. कि पाकिस्तान तो हमेशा खैरात पे ही चला है कि माफ़ कर दो, अल्लाह के नाम पे दे दो कुछ, खुद नहीं कमाया कुछ भी पाकिस्तान ने. Our primary need for foreign exchange after 2002 was to finance our current account deficit, which is the excess of imports over exports and remittances. As we accumulated current account deficit every year, our debt increased every year. कि हर साल अपनी आय से अधिक खर्चा करने के कारण हमारा डेफिसिट बढ़ता गया. वो तो नॉर्मल सी बात है, तुम पाकिस्तानी हो तो बढ़ेगा ही वो तो. Remember, because we don't run current account surpluses and hence never earn net foreign exchange, we only borrow foreign exchange from one source to repay another and our debt is never repaid and only grows. कि हर बार डेप्ट लेके ही हम अपने जो ज़्यादा खर्चा करा होता है उसको अदा करते हैं. तो अब क्या हो रहा है, इनसे इंटरेस्ट भी नहीं भरा जा रहा, प्रिंसिपल तो भूल जाओ. आफ्टर जनरल मुशर्रफ्स गवर्नमेंट इन 2007-8 रैन पाकिस्तान हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट. ये 2007-8 में क्या हुआ था, इन्होंने ये ऑपरेशन किया था पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ, तो उसको बोलते हैं जर्ज अजब. तो उसमें पाकिस्तान ने खूब खर्चा किया था और इनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रही थी. तो इसलिए उस टाइम पे इनका इतना ज़्यादा डेफिसिट चला था. द इनकमिंग पीपीपी गवर्नमेंट, जरदारी गवर्नमेंट जो थी, पीपल्स पार्टी, हैड टू रिड्यूस दिस डेफिसिट बाय स्लोइंग द इकोनॉमी डाउन. तो इन्होंने कहा कि हम अपना ना एक तरह से इकोनॉमी को ही स्लो कर देते हैं, पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको क्या कहते हैं काम करना ही बंद कर दो. जैसे अभी चल रहा है ना कि 8 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी, 10 बजे के बाद कोई शादी नहीं होगी, बिजली खर्च होगी अदरवाइज, तो लोगों को कंजर बना दो, फिर मांगेंगे नहीं कुछ वो. बट वंस द इकोनॉमी स्लोड, आवर फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स केम डाउन एंड द इकोनॉमी मोर और लेस स्टेबिलाइज्ड. कि तुम्हारे एंड से तो स्टेबिलाइज होगी, लेकिन जो डिसकंटेंट भरा जा रहा है ना लोगों में, जो लोग अपने आसपास की एरिया में देख रहे हैं कि इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है, इंडिया में बुलेट ट्रेन चल रही है, इंडिया में मेट्रो चल रही है, और ये वहाँ के वहाँ कंजर पड़े हैं और ट्रकों में जा रहे हैं, अब भी इनके पास बस भी नहीं है पूरी. बिकॉज पाकिस्तान इकोनॉमी वॉज नॉट डूइंग वेल एंड वी वर नॉट इन एन IMF प्रोग्राम. कि IMF की गुलामी नहीं स्टार्ट करी थी अब तक, अब करेंगे स्टार्ट, देखना. The world was not willing to lend to us and our foreign exchange borrowing did not go up much. कि पूरा वर्ल्ड हमें देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमने कर्जा भी नहीं उठा पाए. ओ माय गॉड, व्हाट ए ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान. However, after 5 years of drift, we were in the midst of a debilitating power shortage by 2013. कि पावर शॉर्टेज की इनके पास ये आ गई. एक आपने देखा हो कि पिछले डेकेड में कह सकते हो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का जो ये है यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है. AC का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, AC सस्ते हुए हैं काफ़ी. तो नॉर्मल जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, वो भी पर कैपिटा पावर अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. एंटर द PMLN, ये नवाज शरीफ की पार्टी, एंड 2 things happened. One, we entered into an IMF agreement. डील उखाड़ने में तो नवाज शरीफ सबसे आगे हैं कि ले लो पैसे IMF से, कि कोई नहीं बेच देंगे पाकिस्तान का कुछ ना कुछ, क्या दिक्कत है. एंड 2, an agreement reached with China on CPEC. कि नवाज शरीफ ने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसका एग्रीमेंट किया. उसमें क्या था, ये चाइना इनके लिए रोड बनाएगा
रोड का मटेरियल भी चाइना से आएगा, लेबर भी चाइना से आएगा, पावर प्लांट बनाएगा इनके लिए। और सबसे तगड़ी बात क्या है, ये पावर प्लांट गैस के पावर प्लांट थे, और गैस का प्राइस अब इतना महंगा हो गया है कि आई थिंक इनकी जो पावर की यूनिट है 20 रुपये से ऊपर हो रखी है। तो ये चाइनीज़ को पे नहीं कर पा रहे हैं, और चाइनीज़ ने पावर प्लांट बंद कर दिए हैं एक तरीके से। तो पैसा चाइना का भी डूबा है और पाकिस्तान का भी डूबा। पाकिस्तान का तो सत्यानाश होना ही था वैसे भी। द सीपैक बोरोइंग हाउएवर वाज द राइट थिंग टू डू एज वी रियली नीडेड पावर, रोड एंड गैस इंफ्रा। कि ले लो, चुकाने की कभी नहीं सोची पाकिस्तान ने। आप इतना आर्टिकल पढ़ चुके हैं, एक बार भी इस फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम पैसा चुकाएंगे कैसे? उसका कोई प्लान नहीं है किसी के पास चुकाने, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ लेना जानता है, देना पाकिस्तान ने कभी नहीं सीखा। द प्रॉब्लम हाउएवर वाज दैट वी डबल्ड आवर पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। कि पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी तो डबल कर ली, लेकिन जो पिछले साल इकोनॉमी स्लो करी थी अब उसका फल मिलेगा, क्योंकि कोई पावर को यूज़ ही नहीं कर रहा। पैसे कोई अगर पावर यूज़ भी कोई करना चाहता है थेफ्ट करके या कुछ करके, तो उसका बिल भरने के पैसे नहीं है उसके पास। सो इनका अभी आई थिंक कराची पावर एक्सचेंज का ऐसा कुछ था कि उसका इतना ज़्यादा एरियर हो रखा था, और ये पूरा दिन रेड मारते घूम रहे थे घरों पे कि पावर थेफ्ट को रोकने के लिए। और फिर लोग भी सड़क पे आ गए कि थेफ्ट तो हम करेंगे, पैसे तो वैसे भी नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने फिर जो चाइनीज़ पावर प्लांट थे इन्होंने यही किया कि लोड शेडिंग करो दबा के, बिजली मत दो। जब पैसे ही नहीं है जलीलों के पास, जाली कौम के पास, तो बिजली मत दो इनको फिर। So today, whereas our debt servicing requirements for those power plants and gas and road infra has increased, कि क्या है कि जब रोल ओवर करवाते रहेंगे डेप्ट को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है फिर कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो वो पहले वाला तो कभी दिया नहीं, अब नया मांगते रहते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह के नाम पे कुछ और दे दो चाइना से, हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे। और यही यही आदत रही है पाकिस्तान की हमेशा। दिस डज नॉट मीन इट वॉज रॉन्ग टू सेट अप पावर प्लांट्स। अभी अपनी पार्टी को डिफेंड करना चाह रहा है नवाज शरीफ को, कि नवाज शरीफ का चला है ना इन दी एंड। इट मीन्स वी डिड नॉट यूटिलाइज द पावर फ्रॉम दीज प्लांट्स वेल, रादर देन सेट अप फैक्ट्रीज वी बिल्ट मोर मॉल्स एंड शादी हॉल्स। तो मॉल बनाए हैं और शादी हॉल बनाए हैं, और वो भी जनरलों ने, क्योंकि लैंड तो ऐसे ही मिल जाता था कब्जा करके, और बिल्डर को भी थोड़ी चाबी भर के कम पैसे में बनवा लेते थे कि। और जो ये होता है ना कि ज़्यादा पैसे उड़ाने का जो कंसेप्ट है वो पाकिस्तान से ही तो निकल के आता है। शादियों में खूब पैसा उड़ाते हैं पाकिस्तानी। शो ऑफ कल्चर जो है वो इस एरिया का ही हिस्सा है, पंजाब एरिया का ही। आगे देखते हैं। फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स द PTI ट्राइड टू, इमरान खान वाली पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, tried to reduce the current account deficit, but never appreciated the connection between current account and fiscal deficit. During its 4 years, tax to GDP fell significantly, and we ran the largest budget deficits in our history. PTI added 78% of all debt incurred in the previous 71 years, and thus ensured we would run not just large fiscal but also large current account deficit. तो इमरान खान ने क्या किया कि इसने सब्सिडियाँ दी हैं भर भर के लोगों को, चीनी भी सब्सिडी पे दे दो, अंडे भी सब्सिडी पे दे दो, मीट भी सब्सिडी पे दे दो, और पेट्रोल डीजल भी सब्सिडी पे दे दो। तो उससे जो फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़ गया। मतलब जो इनको नुकसान हो रहा था वो पाकिस्तानी रुपए में हो रहा था, अभी ये फ़र्क था बस। तो उसको जो एक्सचेंज रेट होती है इसको स्टेबलाइज करने के लिए फिर डॉलर में लोन उठाया। तो भीख तो पाकिस्तान को मांगनी ही थी, ये तो इस हाथ से पहले इस हाथ से मांग रहे थे, फिर उस हाथ से मांग रहे थे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान भिखारी रहना इंपॉर्टेंट है, खुद नहीं कमाना कुछ भी। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस प्रेडिकमेंट? द आंसर रिमेन सिंपल बट वेरी डिफ़िकल्ट। अबे तुमसे नहीं होगा पाकिस्तान वालों। वी कट द फिस्कल डेफिसिट टू बिलो द ग्रोथ रेट। जब भी पाकिस्तान के ये सीनियर ये बात करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट बात करेंगे एक तरह से हेवन की। इतना ऑप्टिमिज़म पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं ये। हो सकता है कि इनके घर पे कुछ भी ना, और एक तरह से गलियों में भिखारी घूम रहे हों, लेकिन बात करेंगे पूरी चांद तक की। टू बिलो द ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट मोर। क्या एक्सपोर्ट करोगे तुम? तुम्हारे पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? टू ब्रिंग द करंट अकाउंट इन टू बैलेंस, प्राइवेटाइज टू पे ऑफ डेप्ट। कि प्राइवेटाइज का मतलब है कि सब कुछ बेच डालो। जैसे एम्बेसी बेची ना भी यूएस में इन्होंने, कि यहूद और हनूद की साजिश है और उनको ही बेच दी फिर एम्बेसी।
ऐसे ही पाकिस्तान के एयरपोर्ट बेच डाले, पाकिस्तान के सी पोर्ट बेच डाले, पाकिस्तान के रोड बेच डाले। ये है प्राइवेटाइजेशन का मतलब। एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ब्रिंग इन कंसिडरेबली मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव आवर कम्पिटिटिवनेस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ तो रही है, टेररिस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड से टेररिस्ट ट्रेनिंग लेने आते हैं यहाँ पे, इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ये कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। एक मात्र ऐसा कंट्री है पाकिस्तान जो पूरे वर्ल्ड को टेररिस्ट सप्लाई करता है। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग कहीं नहीं होती टेररिस्ट की जितनी पाकिस्तान में होती है। सो एक सिंगल एक्सपोर्टिंग कंट्री है टेररिज्म का, और इनको गर्व नहीं है उस चीज़ पे। बताओ कैसे काम चलेगा। द हार्ड पार्ट शुड नॉट बी टू मेक डिफिकल्ट रिफॉर्म डिसीजंस, इट शुड बी टू रियलाइज दैट टुनाइट मिलियंस ऑफ किड्स इन पाकिस्तान विल गो टू स्लीप हंग्री। सिंध, बलोचिस्तान और केपी के किड्स बच्चे हैं वो भूखे सोएंगे, पंजाब के नहीं सोएंगे। और अगर तुम्हें रियलाइजेशन ही हो जाता ना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। कंक्लूजन ये है इस चीज़ का, पाकिस्तान आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, इनमें कोई इंटेलिजेंसिया नहीं है। पाकिस्तान में फ्री का उपजाऊ ज़मीन मिल गई इनको लूटने के लिए। डबल पासपोर्ट वाली सरकार है, डबल पासपोर्ट वाले जनरल हैं, पाकिस्तान से लूट के सारे बाहर जा चुके हैं। पहले इनका जनरल था ये अशफाक परवेज कयानी, अभी ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड लिया है उसने। तो बाजवा कैसे पीछे रहने वाला था, बाजवा ने भी कहा मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँगा और कयानी से तो अच्छा ही लूँगा कुछ ना कुछ। तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया है, इनका एलीट क्लास है। पाकिस्तान की ख़राब हालत के पीछे ये मेन रीज़न है। जब तक ये 25-25 हज़ार एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके बैठे रहेंगे, पाकिस्तान की आवाम गरीब रहेगी, डिप्रेस्ड रहेगी, कल्ट में डूबी रहेगी, और उसका कोई उद्धार नहीं होना। लेकिन जो इन्होंने एक रेडिकल आइडियोलॉजी खिला दी है ना नॉर्मल पाकिस्तानी पब्लिक को, हेट्रेड उनमें इस तरीके से भर दिया है, और एक पीयर प्रेशर है लोगों में कि अगर तुम इंडिया से हेट्रेड नहीं करते, अगर तुम इंडिया से नफरत नहीं करते तो तुम पाकिस्तानी नहीं हो। तो ये जो चूर्ण है ना, ये पूरी 5-6 लाख की आर्मी जब सरेंडर करेगी ना, तब ये चूर्ण पे एक तरह से पानी पड़ सकता है। और इसका कोई भी इलाज नहीं है। जिसको भी ये लगता है ना कि पाकिस्तान से पीस टॉक हो जाएगी, लेकिन आप डी रेडिकलाइज कैसे करोगे इस जनता को? इनको शॉक थेरेपी ही चाहिए। ये अपने एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हैं। पाकिस्तान इज ए मेटावर्स पाकिस्तान एक मेटावर्स है, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है पाकिस्तान खुद का। उन्होंने अपने तरफ एक बबल बना रखा है। उनको ऐसा लगता है कि सबसे खुशहाल मुल्क पाकिस्तान है और सब लोग पाकिस्तान से जलते हैं। सो इनको बहुत तगड़ी शॉक थेरेपी चाहिए, और आदत रही है पाकिस्तान की शॉक थेरेपी लेने की। जो एक पार्शियल ब्लाइंडनेस है ना पाकिस्तान की, वो काबिल तारीफ़ है। तो जब तक सरेंडर नहीं होगा, और जब तक ये मिलिट्री सुपीरियरिटी की डॉक्ट्रिन है ना, गौरी गजनी बाबर, ये इंडिया को कम तुम्हें ज़्यादा लूट के ले गए हैं कि इनके रास्ते में सबसे पहले तो तुम पड़ते हो। तो जो भी डाकू डकैत हैं ये सारे तुम्हारी ऐसी तैसी करिए इसने पाकिस्तानियों की। तो जो अपने खुद के जिन्होंने इन पे अत्याचार करा है उनको हीरो बना रखा है इन्होंने, जस्ट ड्यू टू हेट्रेड। तो ये जो नफ़रत की जो थ्योरी है पाकिस्तान की, ये इसकी ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट इसकी आ चुकी है। और इसको प्रॉप अप किसने कर रखा था? यूएस ने, ब्रिटेन ने। उनकी पावर अब इतनी नहीं रही है। अगर आप देखेंगे ना तो ये सर्कमस्टांस 2021 से चेंज होने शुरू हुए हैं, और मेनली जो पलटा मारा है ना इस सर्कमस्टांस ने, वो रशिया यूक्रेन वॉर से मारा है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अब अमेरिका या ब्रिटेन के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कोई पाकिस्तान को संभाल सकें। उनका खुद का सत्यानाश हो रहा है, वो खुद 4-5 साल नहीं पकड़ने वाले। तो पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे अब वो? तो सब कॉन्टीनेंट में, इंडियन सब कॉन्टीनेंट में जो एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, अब उसको पालने के यूएस या ब्रिटेन के पास उनकी औकात नहीं है इनको पालने की। तो दैट्स वाई जो एक नेट नेगेटिव एक्टर होता था पाकिस्तान, इट हैज़ टू इम्प्लोड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।